तो वाइब्रेशन में भी आपको ध्यान हो तो दो काइंड ऑफ एनर्जी समाई होती है। अब मैं नोट करो यहाँ पे मैंने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मोड यूज किया है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मोड यूज किया है, वाइब्रेशनल के साथ काइनेटिक मोड नहीं यूज किया डायरेक्टली वाइब्रेशनल एनर्जी, बिकॉज जब हम स्प्रिंग मास की बात करते हैं और अभी ये भागता हुआ जा रहा है x डिस्टेंस पे, m इसका मास है, v इसकी स्पीड है, इट हैज टू काइंड ऑफ एनर्जीज, एक इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये उस काइनेटिक एनर्जी से अलग है, ये वाइब्रेशन लोकली, और एक इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कौन सी, हाफ के एक्स स्क्वायर, विच आर इंटरचेंजिंग विद ईच अदर, है ना। तो इसलिए वाइब्रेशनल एनर्जी। तो बातों बातों में ये भी बता दूं मैं कि रोटेशन के दरअसल कई मोड हो सकते हैं, बात करूंगा, लेकिन वाइब्रेशन में 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लगी होगी वाइब्रेशन के साथ। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन जब हो रही है तो मैं बोलूंगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को क्या बोलेंगे, तो मॉलिक्यूल को भी डिफाइंड एज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन व्हिच इट कैन अब्सॉर्ब एनर्जी। तो आप यहाँ लिख रहे हो इनकी बात में, हाँ कुछ बातें लिखते हैं। ट्रांसलेशन की वजह से कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3, वाइब्रेशन की वजह से कितनी, 2, रोटेशन की वजह से क्यों नहीं बता रहा, अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि दैट इज वो व्हाट इज इट, इज मोनोटॉमिक और डायटोमिक और ट्राइटोमिक। तो मैं कुछ इसके नोट्स पूरे करते हैं। A molecule has 3 degrees of freedom due to translation. अच्छा, for each interatomic bond there are 2 degrees of freedom due to vibration। अब ये फॉर ईच इंटरएटॉमिक बॉन्ड क्या होती है, हर बॉन्ड स्प्रिंग की तरह काम करेगा ना। अगर मैं कल को, हालांकि आना नहीं है लेकिन मैंने आपको तैयारी करवा दी है, तो अगर ये 2 बॉन्ड हुए तो इसकी वाइब्रेशन अलग हो रही है, उसकी वाइब्रेशन अलग हो रही है, इस वाइब्रेशन के लिए 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलग से, इस वाइब्रेशन के लिए 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलग से, दैट्स व्हाई बोला गया। हालांकि हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो डायटोमिकली करेंगे, वाइब्रेशन वही है। अब बात आती है रोटेशन। तो ड्यू टू रोटेशन monatomic has no degree of freedom due to rotation। रीजन कि मोनोटॉमिक जो एक आइटम है हमने उसको पॉइंट माना हुआ है, और अगर हम भूलें ना तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वापस आ रहा हूं यहाँ पे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और मोनोटॉमिक गैस अगर हुआ तो ये पॉइंट मास है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 0। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हुआ तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो गई, 0। तो मोनोटॉमिक के साथ देयर इज नो डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू दिस। अब बारी आती है डायटोमिक, इंडिपेंडेंट। डायटोमिक, पहले आंसर लिखते हैं फिर मैं बताता हूं। मॉलिक्यूल हैज 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ड्यू टू रोटेशन। भाई 2 क्यों, 3 क्यों नहीं, या 1 क्यों नहीं,
Let us discuss. अगर हम एक्स वाई जेड एक्सिस पे एक एक्स एक वाई और एक जेड यहाँ पे एक एटम इसके अलावा रखते हैं, एक्स के अलावा रख दिया हमने, एटम इज सॉरी मॉलिक्यूल, ये डायटम मॉलिक्यूल। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो आपको ध्यान आएगा जीरो आएगा, बिकॉज इसके दोनों एटम्स का जो डिस्टेंस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना है, m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर। तो अगर अबाउट एक्सिस से लेना है तो x से कितना डिस्टेंस है, जीरो है, उसका भी जीरो है, तो अबाउट एक्सिस से जीरो है, तो ये रोटेशन विल बी ऑलमोस्ट मीनिंगलेस। तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अबाउट x एक्सिस विल बी जीरो, बट इट विल हैव अ नॉन जीरो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यस अबाउट व्हाट, ये इसके अबाउट भी घूम सकता है और ये y के अबाउट भी इट हैज अ फाइनाइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, z के अबाउट भी इट हैज अ फाइनाइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे तो therefore about y is non-zero, about z is non-zero and degrees of freedom या फिर दिया मैंने due to rotation is how much 2। तो अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात ही करी है तो इसकी वाइब्रेशन की भी कितनी होगी 2, बिकॉज हम मेनली बात हम रोटेशन की कर रहे थे ना, ड्यू टू रोटेशन, तो इसको यहीं पे रोक देते हैं ना, तो ड्यू टू वाइब्रेशन हमें पता ही है, डायटोमिक मॉलिक्यूल has 2 degrees of freedom due to vibration। अच्छा, इसके आगे बच्चों आपने जीके की तरह नोट करना है, जो बात है एडवांस फिजिक्स है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ। एटॉमिक लेवल पे और बच्चों मॉलिक्यूलर लेवल पे ना क्वांटाइजेशन का इफेक्ट आ जाता है। आप सोच रहे हो सर क्वांटाइजेशन क्या वर्ड यूज कर दिया आपने, मैं आपको बताता हूँ जितना आपको आता है, जो हमने कभी 10th तक नहीं सोचा था। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूँ, हाइड्रोजन एटम मेरे पास हो और मैं उसको एनर्जी दूँ, उसको कोई भी एनर्जी दूँ अब्जॉर्ब कर लेता है या डेफिनेट अमाउंट ऑफ देनी पड़ती है। आपको मैं बताता हूँ, हाइड्रोजन एटम कहने को आपको आप लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, हम एटम बोलते हैं, एटम का ग्राउंड स्टेट कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एटम की नेक्स्ट स्टेट कितनी है हाइड्रोजन की -3.6, इन दोनों का कितना गैप है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कोई हाइड्रोजन का एटम ग्राउंड स्टेट पे बैठा हो, यानी उसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे है, उसको मैं एनर्जी दूं, ये एनर्जी यार तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले लेगी, वो ले लेगा नहीं, रीजन 5 लेके उसके जाने के बाद उसके पास जाने को कोई जगह नहीं है, 7 दूं 8 दूं नो, 10.2 दूंगा तो जाके कहीं पे ये यहाँ बैठेगा। तो एक्साइटेशन, जो एटॉमिक सिस्टम की एक्साइटेशन है ना, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती। आपको ये नहीं कि -13.6 के बाद -13.5 -13.4 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, तो वो एनर्जी लेगा भी नहीं। हम ऐसे कह सकते हैं कि वो एक्साइट ही नहीं होगा एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी के बाद। क्या बात कर रहा हूँ फिर, ओके, फिर आगे जीके स्टार्ट। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे बचो ना, तो मॉलिक्यूल अगर आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल मिलता है तो आपको क्या करता दिख सकता है, आप बोलो सर ये ट्रांसलेट होता दिख सकता है, ये रोटेट होता दिख सकता है और ये वाइब्रेट होता भी, और ऐसे भी कहानी हो सकती है, ये ट्रांसलेट भी हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है, वाइब्रेट भी हो रहा है ना। तो अब आपने नोट करना है जो कि एट वेरी, हम लिख रहे हैं एट वेरी
लो टेम्परेचर्स रूम टेम्परेचर से काफी नीचे, a molecule has translational kinetic energy only, यानी क्या मतलब हुआ, उसका रोटेशन का मोड एक्साइट ही नहीं हुआ, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर it has, yes, translational and rotational kinetic energies. And at high temperatures, आप मुझसे पूछ सकते हो सर ये लो और हाई कितने होंगे, डोंट वरी, अगर कुछ ना बोला हो तो आपने रूम टेम्परेचर मानना है, और रूम टेम्परेचर में क्या मान के चलना है आपने, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। हाई लिखा होगा स्पेसिफिकली तो आप कह दोगे एट हाई टेम्परेचर इट हैज ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड what vibrational kinetic energies, okay, so now we are ready to discuss about the number of degrees of freedom। पहले भी करी थी हमने लेकिन अब दोबारा कर रहे हैं, on the basis of energy। what is the definition, let us revise। yes, it will be defined as what, number of independent ways in which a molecule can absorb the energy। let us see। यहाँ पे जो छोटी सी लिमिटेशन है कि वाइब्रेशन वाली बात हमने सिर्फ डायटोमिक तक ही करनी है, हायर पे नहीं करनी, मतलब सिलेबस में उतना है, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएंगी काफ़ी। और तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इसे मैं एफ टी बोल दूँ, ऐसे कोई ये कोई ऑफिशियल नेम नहीं है, एफ रोटेशनल, एफ वाइब्रेशनल और टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक मॉलिक्यूल टोटल, यानी एफ ट्रांसलेशनल, एफ रोटेशनल प्लस एफ वाइब्रेशनल। तो यहाँ पे अगर मोनो एटॉमिक बोर्ड पे आएगा, क्लियर, यस। तो मोनोटॉमिक थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। मोनोटॉमिक तो चला है सिंपल, ये 3 नो नो, तो F will be equal to 3, राइट। डायटोमिक आपको ध्यान है क्या क्या हो सकता है, यस, डायटोमिक के 3 केस पॉसिबल है, दैट इज लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, आई होप आपको विजिबल है, एंड हाई टेम्परेचर, राइट। ट्रांसलेशन तीनों में होनी है, यहाँ रोटेशन नहीं होनी, वाइब्रेशन नहीं होनी, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3। रूम टेम्परेचर पे इसने आ जाना है, नहीं रूम टेम्परेचर में वाइब्रेशन नहीं, मैं मान रहा हूँ मैंने जानबूझ के पहले करवा दिया था, तो इट इज 3 + 2 + 0 3 + 5 एंड अब इस केस में दोनों आ गई हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3 + 2 + 2 = 7।
आपको क्वेश्चन का आंसर लगाना सर कौन सी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज करनी है फिर 5 नॉर्मली कुछ नहीं बोला तो 5 दूसरा स्पेसिफिकली बोला होगा तो नो बोलेगा 3 तो हाई बोलेगा तो 7। अब आ गया ट्राइटोमिक। हम इसी की बात कर रहे हैं सर। तो बच्चों यहाँ पे रोटेशन की 2 क्यों हुई थी आपको पता है कि वो लीनियर था तो तीसरा IX भी 0 था। तो मैं यहाँ प्रूव नहीं कर रहा, अगर ऐसा हुआ ट्राइटोमिक जो लीनियर नहीं है तो उस केस में इट विल हैव ए वन मोर रोटेशन, उसका IX 0 नहीं होगा क्योंकि उसका एक एटम बाहर आ जाएगा, राइट। मैं इसलिए 3 इसकी 0 इसलिए लिख रहा हूँ कि हमें हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर कह दे तो भी बता सकते हैं, कह दे तो 2 इसकी 6 और ऐड कर देंगे, लेकिन नो। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 6। राइट, तो ये तो हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब ना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इधर उधर भाग रहा है, देखो ये मॉलिक्यूल भाग रहा है, T टेम्परेचर है इसके पास, इट में भी ट्रांसलेशन ओनली, इट में भी वाइब्रेशन एज वेल। तो एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होगी, मोनो के पास, डाई के पास, ट्राई के पास। ये हमने थोड़ा सा पहले भी किया होगा लेक्चर में, लेकिन मैं उसको भी साथ में ले रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। एनर्जी एसोसिएटेड विद गैस, ये गैस मॉलिक्यूल्स, ये आप इसे मेजर हेडिंग बने। तो हमारा फर्स्ट जो इसके अंडर है दैट इज ट्रांसलेशनल। और अगर मैं फ्यूचर में भूल जाऊँ तो आपने समझ लेना है, मैंने बोल दिया होगा एवरेज वर्ड जो चलेगा, हमें एग्जैक्ट तो कहाँ से पता चलेगी। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, वो जो छोटू सा मॉलिक्यूल उसकी बात हो रही है, पहले ही बात करें। तो यहाँ पे ये गैस कंटेनर है देते हैं ना, m मास का मॉलिक्यूल है, कोई V1 से जा रहा है, कोई V2 से जा रहा है, हमें नजर आ रहा है वो VRMS से, राइट। तो ये सिंगल मॉलिक्यूल है, ना ये मोल है, ना ये मोलर मास है, ना ये गैस का मास है। तो छोटे से मॉलिक्यूल का मास है 1.6 इंटू 1.6 छोड़ दो 10⁻⁻27 ऑर्डर का, राइट। तो ये मैं जानने की बात कर रहा हूँ। ट्रांसलेशन का मतलब रोटेशन से मतलब नहीं, हाफ एम इसका। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हाफ एम VRMS square. Now put VRMS is equal to 3 kT by m। ये पिछले लेक्चर से, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने पिछले लेक्चर नहीं लगाए हुए वो देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने किया हुआ है T is the absolute temperature, K is the Boltzmann, Boltzmann's constant, and T is the temperature, एम्फेसाइज करने के लिए लिख रहा हूँ केल्विन। तो फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल हाफ एम 3 kT by m के रूट का स्क्वायर, हाफ। कहीं को याद आ गया होगा कि हमने किया हुआ है, लेकिन इसका रिलेशन इतना बढ़िया है कि कॉन्टिन्यूटी के लिए मैंने ये दोबारा
बराबर हो गया 3/2 kT। ओके, ट्रांसलेशनल, राइट। ये एग्जैक्ट एनर्जी है ये वाली या एवरेज है? एवरेज। ओके, ट्रांसलेशन की वजह से ध्यान देना। ओके फाइन। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लिसन केयरफुली, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो इसे मैं यहां लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एवरेज एनर्जी लिख रहे हो पहले आप, ठीक है, एसोसिएटेड विद each degree of freedom is same and is equal to 1/2 kT। ये मैं अभी आपको प्रूफ तो नहीं बोलेंगे, इसको इंट्यूटिवली आपको समझाऊंगा। ये मॉलिक्यूल है, इसकी जो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है कितनी है? 3/2 kT ट्रांसलेशनल, राइट। तो ट्रांसलेशन में कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है याद है? यस, एक्स वाली लग से, वाई वाली लग से, जेड वाली लग से। इसका मतलब kx भी होगी इसके पास, वाई वाली लग से होगी, जेड वाली लग से होगी। मैं आपसे पूछूं कि कौन सी डायरेक्शन में इसके पास ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए? साफ आप बोलो सर क्यों ज्यादा होगी? कि तीनों डायरेक्शन इक्विवेलेंट हैं, तो ऑन एन एवरेज उनके साथ इक्वल एनर्जी होनी चाहिए। तो अगर टोटल एनर्जी 3/2 kT है, तो किसी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी हो जानी चाहिए? एफ के लेकर डिग्री फ्रीडम हाफ, यानी 1/3 3/2, तीनों डायरेक्शंस में इक्वली। तो बोल्ट्जमैन ने भी ऐसा ही सोचा होगा कि ट्रांसलेशन भी निकाल ली हमने और तीनों में डिवाइड कर दिया, दैट इज 1/2 kT। तो बच्चों यहाँ से इसके आगे जो टॉपिक शुरू हो रहा है ना, वो दैट इज द बाउंड्री थिननेस के आगे, दैट इज दैट अल्टीमेटली हम इंटरनल एनर्जी पे पहुंच जाएंगे, जो अपने केमिस्ट्री में सुना हुआ है, थोड़ा बहुत मैंने भी सुना है। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं जेई और नीट की बात करूँ तो इंटरनल एनर्जी के